is in case of a house property held as stock in trade. ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, किसके लिए पॉइंट है ये. दिस इज अ पॉइंट फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, ओके, जिसके पास फ्लैट्स या शॉप्स या हाउसेस बनाए हुए पड़े हैं, व्हाटएवर, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स हो सकता है, और जिस ईयर में इस रियल एस्टेट डेवलपर को किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से रिलेटेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेके 2 साल तक आपको फ्रीडम मिलेगा. तो हमने एग्जांपल लिया था 18 में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, एनी टाइम इन बिटवीन 17-18, ओके. तो वहां से लेके 2 साल तक, तब तक आपको लिबर्टी है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है उस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड. बट अगर यहां तक वो घर नहीं बिका, द प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड, देन फ्रॉम द ईयर 2021 इट विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट. समझो कि बिल्डर के पास 5 फ्लैट ऐसे हैं जो अभी भी सेल नहीं हुए हैं, ओके. तो इन 5 फ्लैट को डिपार्टमेंट क्या मान लेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट. डीम्ड टू बी लेट आउट है तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे. ये सब डीम्ड इनकम है, ओके. आपको एक्चुअल इनकम हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब ही नहीं है, ओके. ये डीम्ड इनकम है और आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम, ओके. दिस इज फॉर रियल एस्टेट डेवलपर. नेक्स्ट पॉइंट, in case of a house property, a portion let out and a portion self occupied, okay. तो उसको अपोर्शन करना पड़ेगा, सिंपल, ओके. एक घर है, 1 हाउस 2 यूनिट्स, यूनिट 1 यूनिट 2, ओके. ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये वाला लेट आउट है, ओके. ऐसा होता है ना नॉर्मली, मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे भी ऐसा ही है, ओके. सो सर्टेन पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सर्टेन पोर्शन इज लेट आउट, ओके. तो मेरे पास घर का 2/3 पोर्शन है, मतलब जिसको जो लेट आउट वाला पोर्शन है वो 2/3 है, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है वो 1/3 है. तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना उसको इन दोनों पोर्शन में अपोर्शन कर देंगे. हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सबको 1:2 के रेशियो में हम लोग अपोर्शन कर लेंगे. अगर सेपरेटली दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया हुआ है देन इट मस्ट बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑक्यूपाइड. जैसे मैंने कहा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं उनके पास घर का 1/3 एरिया है और मेरे पास 2/3 एरिया है, ओके. तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगा, लेट आउट का लेट आउट के अकॉर्डिंग, सेल्फ ऑक्यूपाइड का सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग. हर चीज, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल, एवरीथिंग, ओके, विल बी कंसिडर्ड ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस. या तो फ्लोर के बेसिस पे कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर उनका है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मेरा है, तो भी ऐसा मानो तो भी चलेगा. जो स्टॉक इन ट्रेड वाला है उसके लिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वो उसकी रियल इनकम नहीं है, क्योंकि हम वो प्रॉपर्टी को क्या मानते हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट, तो वो उसकी हो जाएगी नोशनल इनकम, ओके. This point is important. हमने ये पढ़ा हुआ है. In the case of let out property which is vacant for part of the year, 10 महीने के लिए रेंट पे दिया, 2 महीना खाली पड़ी गई,
if actual rent received is less than expected rent, AR is less than ER, बट AR का ER से कम होना इसका सोल रीजन अगर वैकेंसी है, if the sole reason is vacancy, then AR would be GAV. अगर अदर देन वैकेंसी है, आपको रेंट कम मिला तो उसका रीजन वैकेंसी नहीं था, अदर देन वैकेंसी है, देन ER वुड बी GAV. और तीसरा है if in spite of vacancy AR is greater than ER, then AR would be GAV. ये तो एनीवे लॉजिकल है. ओके ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर रहने के लिए दिया, मैं घर में रहा भी सही और मैंने भाड़ा नहीं दिया, तो उसके लिए वो हो जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट. देन व्हाट शुड बी डन? द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल should not include any amount of rent which is not capable of being realized. मतलब मेरा पूरे साल का रेंट 1,08,000 रुपए है, ओके, बट अगर मैंने उसमें से 2 महीने का रेंट नहीं दिया, उन्होंने सारी कोशिश कर ली पर फिर भी मैंने रेंट नहीं दिया, देन फॉर हिम द रेंट वुड बी 90,000. नॉर्मली 12 महीने का रेंट इतना होता है, पर मैंने 2 मंथ्स का रेंट अगर नहीं पे किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, देन फॉर हर और फॉर हिम द रेंट वुड बी 90,000. बट ये माइनस करने के लिए उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी. ओके, कंडीशन इज द टेनेंसी इज बोनाफाइड. मतलब उन्होंने मुझे जो रेंट पे प्रॉपर्टी दिया है, इट इज गिवन इन गुड फेथ. ओके, भाड़ा नहीं दिया तो घर खाली करवा दिया, कंपल्सरी है. अगर वो मुझे अभी भी अलाउ कर रहे हैं रहने के लिए तो ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, so that person should have asked me to vacate the property. ओके, दूसरा, उनके पास दूसरा घर भी है तो उन्होंने मुझे वो रहने के लिए दे दिया तो भी नहीं चलेगा. जिस प्रॉपर्टी का रेंट मैंने नहीं दिया है वहां से भी निकलो, और कोई और प्रॉपर्टी में भी आपको, मतलब उसी की किसी और प्रॉपर्टी में, सेम लैंडलॉर्ड बट अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, वो भी नहीं चलेगा. एंड द assessee has taken all reasonable steps. ओके, लीगल प्रोसीडिंग करने के सारे स्टेप्स उसने उठा लिए, उसके बावजूद भी उसको रेंट नहीं मिला. मतलब ये 4 कंडीशन होनी चाहिए. टेनेंसी इज बोनाफाइड, द टेनेंट शुड हैव वैकेटेड द प्रॉपर्टी, टेनेंट शुड नॉट बी in occupation of any other property. Okay, and the last thing is the assessee, that's the landlord, should have taken necessary steps. तो आपको एग्जांपल में सीधा बोल ही दिया जाएगा कि टेनेंट ने, सॉरी, लैंडलॉर्ड ने नेसेसरी स्टेप्स लिए बस, या रूल 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वर्ड यूज हो. ओके, ऑल द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड. ओके, नाउ प्रॉपर्टी टैक्स. इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी, ओनली 2 थिंग्स. एक तो एक्चुअली पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर होना चाहिए, एंड पेड बाय ओनर होना चाहिए. ये 2 बातें ही ध्यान रखनी है बस. बाकी सब जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा है, ऐसा मान के चलो. ओके,
जिसने मेरे पास से रेंट लिया, मतलब उसके लिए इनकम हुआ, तो उसके इनकम में से म्युनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस होगा जब उसने वो उसको एक्चुअली पे किया है। ओके, मींस पेड बाय ओनर एंड एक्चुअली पेड, मतलब पेएबल है तो नहीं चलेगा, पेड होना चाहिए। और कब पेड होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, उनकी 1920 की इनकम हुई और उसका टैक्स उन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं भरा। ओके, तो उस ईयर में उनकी इनकम में से टैक्स माइनस नहीं होगा। ओके, बट अगर चलो 2021 में भी उनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ, तो 2021 में उन्होंने 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे किया, 2 years म्युनिसिपल टैक्सेस। तो ये दोनों साल का म्युनिसिपल टैक्स से उनकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टैक्स मस्ट बी रिलेटेड टू दैट ईयर ओनली। टैक्स कोई भी ईयर का हो, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए एंड पेड बाय ओनर होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, तो ही ओनर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं क्लेम कर सकता। ओके, और अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो वहां की તમારો અવાજ કટ થાય છે। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है? द थर्ड पार्ट इज कि अगर मेरा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मेरा एनएवी क्या हो जाएगा? नील। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि एनएवी के ऊपर, मतलब हम जीएवी लिखते हैं, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। तो अगर मैं यही एनएवी नील रख रहा हूँ, then there is no point in deducting the municipal taxes. Question number 2. Rajesh, a British national, is a resident and ordinarily resident. इंडिया में वो ROR है, तो वो वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमाए इंडिया में टैक्सेबल होगा। He owns a house in London which he has let out at £10,000 per month. ओके, तो उसको एन्युअली कितना मिलेगा? 1,20,000 पाउंड। और पर पाउंड कॉस्ट उसको कन्वर्जन रेट कितना है? 92.5। ओके, तो सीधा 1,20,000 इंटू 92.5, दिस वुड बी द जीएवी। क्योंकि यहाँ पे हम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधा उसका एक्चुअल रेंट दे दिया हुआ है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज जीएवी। He paid municipal taxes of 8,000 pound, तो वो भी माइनस कर देंगे। 8,000 पाउंड इंटू 92.5, तो ये हो जाएगा उसका एनएवी। एनएवी में से यहाँ पे उन लोगों ने 30% डिडक्शन माइनस नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल टू, ये जो फॉरेन में प्रॉपर्टी होता है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता। ओके, आपको सिर्फ इतना ही पूछा है, तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू, अब बढ़ेंगे आगे। डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, 2 तरह के डिडक्शन होते हैं। ओके, वन इज 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल। इसमें 2 पार्ट हैं कि अगर वो इंटरेस्ट लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है तो क्या ट्रीटमेंट है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है तो क्या ट्रीटमेंट। इज दैट ओके? चलो, 30% एनएवी सिर्फ 2 ही केस में आपको मिल सकता है, एक लेट आउट और एक डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये बेनिफिट एनीवे नॉट अवेलेबल। ओके, ये क्यों दिया जाता है कि हम हमारी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हर साल कुछ खर्चा करते हैं,
तो किसी का खर्चा ज्यादा हो सकता है, किसी का खर्चा कम हो सकता है, तो डिपार्टमेंट ने लमसम डिडक्शन अलाउ कर दिया। ओके, दे हैव अलाउड अ लमसम डिडक्शन कि आपका जितना एनएवी आएगा उसका 30% वुड बी डिडक्शन। अब अगर ये डिडक्शन दे दिया तो आपको कोई और एक्सपेंस, आपने बोला मैंने रिपेयर करवाया, मेंटेनेंस करवाया, कलर करवाया, कुछ भी करवाया हो, ओके, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये दो डिडक्शन के अलावा कोई और डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। ओके, कौन से केस में ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा? इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओके, और जहां पे वो प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, तो जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला वहां से लेके 2 साल। ये तो एनीवे लॉजिकल। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट, मतलब ये कहां से माइनस होगा? आपका जीएवी आया, उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किया तो एनएवी आया। अब एनएवी में से दो चीजें माइनस होंगी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड मैंने आपको लिखा था अंडर सेक्शन 24, और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या तो डीम्ड टू बी लेट आउट है, देन देयर इज नो लिमिट ऑन इंटरेस्ट अमाउंट। आपने एक प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया तो कोई लिमिट नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट है तो, ओके, अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से कोई भी पर्पस के लिए लिया हो, ओके, और वो प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है देन देयर इज अ लिमिट। Next point is interest for pre-construction period. So first of all, we need to understand what is a pre-construction period. Okay, जहां से लेके आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और आपने लोन लिया, डेट ऑफ टेकिंग द लोन, ओके, एंड द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। Okay, the date of taking the loan and the date on which construction is completed. Say for example, the construction got completed on 10th of September 2019 and the date of taking the loan is let's say 12th of November 2017. तो यहां से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। The day you have taken the loan, the interest will start applying. Okay, आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 10th सितंबर। तो इसके पहले वाली 31st मार्च कौन सी होगी? 31st मार्च 19। तो इन दोनों डेट के बीच का जो इंटरेस्ट होगा, ओके, फ्रॉम 12th November 17 to 31st March 19, whatever interest has been paid in between this period, okay, would be divided by, say for example amount X आया, okay, it would be divided by 5, okay, and that would be allowed from 1920 for 5 years, मतलब 21, 22, 23 and 24। समझो कि यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आया 1,30,000, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे एंड 26,000 वुड बी अलाउड एवरी ईयर। ये तो हुआ प्री कंस्ट्रक्शन का, ओके। अभी इस ईयर के बाद भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, 31st मार्च 19 के बाद, क्योंकि अभी तक आपका लोन रीपे नहीं हुआ है, लोन इज स्टिल गोइंग ऑन, ओके।
तो 31 मार्च 19 के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो तो रेगुलरली अलाउ होगा, इट विल बी अलाउड रेगुलरली। ओके, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो गिना कैसे जाता है, डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जिस डेट को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो उसके पहले वाली 31 मार्च। ओके, तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपका होगा प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट, इट वुड बी डिवाइडेड बाय 5 एंड अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके, तो इट वाज अप टू 31 मार्च 19। उसके बाद मतलब 1 अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स जो भी इंटरेस्ट होगा वो रिस्पेक्टिव ईयर में अलाउड होगा। बट along with that you have to be careful about one thing is कि जो घर के लिए मैंने लोन लिया है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, if the house property is self occupied then the annual limit is 2 lakh only। ओके, तो हर साल ये 26,000 तो चलता ही रहेगा 5 साल तक। इफ इन एनी पर्टिकुलर ईयर 1920 का ही मान लो, चलो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट अगर 180 आया तो पिछले सालों का 26 और इस साल का 180 ये मिला के हो जाएगा 2,06,000 रुपए। पर आपको अलाउ कितना होगा, ओनली 2 लाख। यू हैव टू बी केयरफुल। इन द केस इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी तो कोई लिमिट है ही नहीं। मूविंग फॉरवर्ड सर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने 1/4/1999 से पहले लोन लिया हुआ है, ओके, तो कोई भी पर्पस के लिए लिया हो, द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी मैक्सिमम 30,000। ये अभी रिलेवेंट नहीं है, सच प्रोविजन है तो पढ़ लेते हैं। ओके, रीजन कोई भी हो, मतलब कंस्ट्रक्शन हो या रिपेयर हो, तो आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा अगर लोन 1/4/1999 से पहले लिया हो और अभी भी चल रहा है। अगर उसके बाद लिया है ऑन और आफ्टर 1/4/1999 और कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है। सर वापस आवाज कट रहा है। चलो फिर से बताता हूं। इफ द लोन इज taken before 1/4/1999 then for any purpose, कोई भी पर्पस हो, लिमिट 30,000, वो कंस्ट्रक्शन हो सर just a minute या repairs and maintenance हो, the limit would be 30,000। if it is taken on or after 1/4/1999 and the purpose is construction or acquisition, the limit is 2 lakh। if the purpose is repair and maintenance, the limit is 30,000।